ठीक है, अब उतना टाइम नहीं बचा है कि हम डिटेल में पढ़ाएं और डिटेल में एक वीडियो बनाई है, तो शुरू करेंगे हम क्विक रिवीजन। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे और वही टॉपिक को पकड़ेंगे जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो रहेगा मेरा आरसीसी। ठीक है, तो अब आरसीसी किससे मिलकर बना है? कंक्रीट से, है ना, और किससे मिलकर बना है? स्टील से। कंक्रीट से मिलकर बना है और किससे मिलकर बना है? स्टील से, है ना। रेनफोर्समेंट के रूप में क्या डालते हैं? स्टील। कंक्रीट और स्टील मिलकर क्या बनाते हैं? आरसीसी। अब समझिएगा कंक्रीट क्या है, तो पहले हम कंक्रीट को समझते हैं और स्टील को समझते हैं। इधर देखिए, हम आपको ये नहीं बताने वाले हैं कंक्रीट में सीमेंट रहेगा, बालू रहेगा और गिट्टी रहेगा। ये नहीं एग्जाम में आएगा। आपके एग्जाम में क्या आएगा? एमसीक्यू में पूछेगा कंक्रीट कौन सा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है कि डक्टाइल मटेरियल है। तो कंक्रीट कौन सा मटेरियल है? ब्रिटल मटेरियल है। कंक्रीट कौन सा मटेरियल है? ब्रिटल मटेरियल है। समझिएगा, कंक्रीट कौन सा मटेरियल है? ब्रिटल मटेरियल। कंक्रीट किस में फेल होगा? टेंशन में फेल होगा कि किस में? कंप्रेशन में फेल होगा। तो कंक्रीट किस में फेल होता है? टेंशन में फेल होगा। ठीक है, किस में फेल होगा? फेल्योर इन टेंशन। ठीक है, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएगा। कंक्रीट क्या है? ब्रिटल मटेरियल। कंक्रीट किस में फेल होगा? टेंशन में फेल होगा। इसी तरह जो हम स्टील को देखें, रेनफोर्समेंट के रूप में आरसीसी में क्या डालते हैं? स्टील। स्टील कौन सा फेल करेगा? डक्टाइल मटेरियल है कि आपका ब्रिटल मटेरियल है? तो स्टील आपका कौन सा मटेरियल है? डक्टाइल मटेरियल। अब डक्टाइल मटेरियल और ये किस में फेल होता है? किस में फेल होगा? फेल्योर इन कंप्रेशन। ठीक है, ऐसा नहीं लिखेंगे। ठीक है, किस में फेल होगा आपका? ये कंक्रीट किस में फेल होगा? टेंशन में। तथा किस में आपका मजबूत होगा? स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। ठीक है, तो कंक्रीट किस में मजबूत होता है? कंप्रेशन में। कंक्रीट किस में मजबूत होता है? कंप्रेशन में। स्टील किस में मजबूत होता है? कंप्रेशन और टेंशन दोनों में। कंप्रेशन और टेंशन दोनों में। ठीक है, समझ आ रहा है? अब कैसे मजबूत होता है अब समझिएगा। अब लोग शुरू में देखे होंगे, या पुराने घरों में क्या देखे होंगे? स्टील का बीम देखे होंगे, इस तरह का आई सेक्शन बाहर लटका हुआ कहीं देखें? आई सेक्शन, गार्डर देखे हैं? स्टील का बीम कहाँ यूज होता था पुराने समय में, जब आरसीसी का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो इसमें भी तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा कंप्रेशन और नीचे क्या आएगा आपका? टेंशन, है ना। तो ये बीम क्या है आपका? स्टील का है, लेकिन ये कंप्रेशन भी लेता था और टेंशन भी लेता था। यानी स्टील किस में मजबूत होता है? टेंशन में भी मजबूत होता है और कंप्रेशन में मजबूत होता है। लेकिन कंक्रीट किस में मजबूत होगा? सिर्फ कंप्रेशन में। टेंशन में क्या होगा? कमज़ोर होता है। किसकी अपेक्षा कमज़ोर होता है? तनन का अपेक्षा, कंप्रेशन का अपेक्षा टेंशन में क्या होता है? कमज़ोर होता है। समझिएगा, कंक्रीट किस में मजबूत होगा? कंप्रेशन में। और टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है कंक्रीट का? टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है? 10 से 15%, 10% ऑफ कंप्रेशन स्ट्रेंथ। समझिएगा, कंक्रीट किस में मजबूत होगा? कंप्रेशन में। किस में कमज़ोर होगा? टेंशन में। तो क्या इतना कमज़ोर होगा टेंशन में कि उसको खींच के तोड़ देंगे? नहीं। जब हम तुलना करेंगे कंप्रेशन से, किससे तुलना करेंगे? कंप्रेशन से तुलना करेंगे, तब हम कहेंगे कंक्रीट टेंशन में मजबूत है। किसकी अपेक्षा? कंप्रेशन की अपेक्षा। तो इसी टेंशन में कमज़ोर है कंक्रीट, तो टेंशन में मजबूत करने के लिए हम कंक्रीट में क्या डाल देते हैं? स्टील डालते हैं। कंक्रीट में क्या डालते हैं? स्टील। स्टील की क्यों डालते हैं? भाई मेरे पास एल्युमिनियम भी है, मेरे पास कॉपर भी है, मेरे पास लोहा भी है और मेरे पास स्टील भी है, लेकिन हम क्या डालते हैं? स्टील। क्यों कंक्रीट और स्टील? कंक्रीट में स्टील को ही डालते हैं क्योंकि दोनों का थर्मल क्या होता है? कंक्रीट और स्टील का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होगा आपका? थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? इक्वल होता है। यानी कंक्रीट का और स्टील का थर्मल कोफिशिएंट एक्सपेंशन क्या होता है? कमज़ोर होता है। इसका हिंदी देखिएगा, तापीय प्रसार गुणांक क्या होगा? समान होगा। अभी से फायदा क्या है? ये मेरा हाथ क्या हो गया? एक तरह से कंक्रीट। समझिए, एक हाथ क्या हो गया मेरा? एक तरह से कंक्रीट। एक क्या हो गया? रेनफोर्समेंट। दोनों पैक रहता है एक दूसरे से, बॉन्डिंग बनाए रहते हैं। अब समझिएगा, अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बराबर रहेगा, तो साथ साथ जाएंगे सब, है ना, साथ साथ फैलेंगे, साथ साथ सिकुड़ेंगे।
अब इसका थर्मल कोफिशिएंट कुछ अलग है, इसका थर्मल कोफिशिएंट कुछ और है, तो ये इधर फैल जाएगा, इधर सिकुड़ जाएगा, तो आपका बॉन्डिंग क्या परफेक्ट बॉन्डिंग बनेगा कंक्रीट और स्टील के बीच? नहीं बनेगा। इसीलिए हम रीइंफोर्समेंट के रूप में कंक्रीट में किसका यूज करते हैं? स्टील का यूज करते हैं, है ना, सिंपल सा रीजन है। तो आपके एग्जाम में कितने एमसीक्यू बनेगा? कहेगा कंक्रीट किसमें मजबूत होता है? किसमें मजबूत होता होगा? कंप्रेशन में। वो कहेगा कि टेंशन कंक्रीट टेंशन स्ट्रेंथ कंप्रेशन का कितने गुना होता है? तो आप कहेंगे 10 गुना होता है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेशन का कितने गुना होता है? 10 गुना। क्वेश्चन पूछेगा कि कंक्रीट किस में फेल होता है? टेंशन में फेल होगा, कंप्रेशन में फेल होगा? तो आप कहेंगे टेंशन में फेल होगा, है ना। वो पूछेगा स्टील कौन सा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है कि डक्टाइल मटेरियल? तो आप कहेंगे डक्टाइल मटेरियल। हाँ, अब समझिएगा ब्रिटल मटेरियल क्या होता है और डक्टाइल मटेरियल क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास एक क्या है, मटेरियल है ना, इसको हम डिफार्म कर रहे हैं, डिफार्म यानी मोड़ रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं? डिफार्म यानी स्ट्रेन इसको कर रहे हैं। जब डिफार्म करे तो ये 5% डिफार्मेशन देता है, उसके बाद क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। जैसे कांच क्या मुड़ेगा? कांच मुड़ेगा आपका? नहीं। और जब फोर्स लगाएंगे तो क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। वो कौन सा मटेरियल है? ब्रिटल मटेरियल है, यानी जो डिफार्मेशन नहीं देता है उसे क्या कहते हैं? ब्रिटल मटेरियल। तो कंक्रीट क्या है? कंक्रीट का हम ढलाई कर दिए, भूकंप आएगा, देखिए पिलर ढाल दिए, सिर्फ कंक्रीट का क्या ढाल दिए हम? पिलर। क्या आ गया? भूकंप आ गया, थोड़ा सा मुड़ेगा, टूट जाएगा, क्योंकि ये टेंशन में क्या है? कमज़ोर है ना। पिलर इसी तरह रहता है ना, पिलर इसी तरह रहेगा। अब भूकंप आए तो किस तरह हो जाएगा? इस तरह हो जाएगा, होगा ना। जब इस तरह होगा पिलर, तो इधर क्या आ गया? कंप्रेशन, इधर क्या आ गया? टेंशन। तो इधर टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? क्योंकि 5% से ज़्यादा डिफॉर्मेशन देगा ही नहीं कंक्रीट, क्योंकि कंक्रीट एक क्या है? ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, समझ आया? और डिफॉर्मेशन नहीं देते हैं। दूसरा मेरा होता है डक्टाइल मटेरियल। अब डक्टाइल मटेरियल क्या है? ये मेरे पास मटेरियल है, इस पर हम टेंसाइल फोर्स लगा दिए। डक्टाइल में कौन सा फोर्स लगाना है? टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स लगा के इसको हम क्या कर रहे हैं? पतले तार के रूप में खींच दे रहे हैं। तो ये क्या है? डक्टाइल मटेरियल कि पतले तार के रूप में खींच जा रहा है। सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल कौन सा है? सबसे ज़्यादा, ये भी क्वेश्चन आएगा आपका, सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल का हिंदी होता है तन्यता। सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल कौन सा है? सोना। क्या है? गोल्ड। गोल्ड को हम ज़्यादा पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? ऐसा भी एक क्वेश्चन बनेंगे आपके। हम पूछ दें आपके डक्टाइल समझ आ गया, टेंशन फोर्स लगा के तार के रूप में बदलना। फिर एक क्वेश्चन आएगा कि इस मटेरियल को कंप्रेशन फोर्स लगा के चादर के रूप में बदलना। भाई कंप्रेशन फोर्स लगा के हम चादर के रूप में बदल सकते हैं, प्लेट के रूप में, तो वो कौन सा गुण होता है? कंप्रेशन फोर्स लगा के चादर के रूप में बदलने वाले गुण को कहते हैं मेलाबिलिटी। क्या होगा आपका? मेलाबिलिटी। ठीक है। टेंसाइल फोर्स लगा के तार के रूप में बदलना कौन सा गुण कहलाएगा? डक्टिलिटी। कंप्रेशन फोर्स लगा के चादर या प्लेट के रूप में बदलना कौन सा गुण कहलाएगा? मेलाबिलिटी, है ना। तो डक्टिलिटी समझ लीजिए। डक्टिलिटी टेंसाइल फोर्स के अंतर्गत, टेंसाइल फोर्स लगाकर तार के रूप में बदलना। ठीक है। और क्या मिलेगा आपको? मेलाबिलिटी। मेलाबिलिटी ये क्या हो जाएगा? कंप्रेशन फोर्स लगाकर पतली चादर के रूप में बदलना, चादर के रूप में बदलना। ठीक है ना। पतली कंप्रेशन फोर्स के अंतर्गत चादर के रूप में बदलना। ठीक है। ब्रिटल मटेरियल आपको समझ आ गया। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है? ये सब एक क्वेश्चन बनेंगे आपके। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है? क्या? डिफॉर्मेशन 5% से अधिक नहीं होता है। ठीक है। डिफॉर्मेशन 5% से अधिक नहीं होता, उसे क्या कहेंगे हम? ब्रिटल मटेरियल। और जिसका डिफॉर्मेशन 5% से अधिक हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? डक्टाइल मटेरियल। डिफॉर्मेशन 5% से अधिक होता है। डिफॉर्मेशन कितना अधिक होता है? 5% से अधिक होता है। ये भी आ सकता है। वो कहेगा पतली तार के रूप में खींचना क्या होता है? डक्टाइल मटेरियल। वो कहेगा डिफॉर्मेशन 5% से अधिक होगा, उसे क्या कहेंगे? डक्टाइल मटेरियल। ठीक है। अब समझिएगा, हम आरसीसी में घुसेंगे। सबसे पहले देखेंगे कंक्रीट को। हम कंक्रीट का एनालिसिस करेंगे। किसका करेंगे? कंक्रीट का। सबसे पहले बनाएंगे हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। क्या बनाएंगे? प्रतिबल विकृति आरेख। ठीक है।
मेरे पास ग्रेड है mx my और कौन सा ग्रेड है mz। और समझिएगा कैसे बनेगा, इधर आ जाएगा विकृति, इधर क्या बनेगा आपका प्रतिबल। तो सिर्फ कंक्रीट की हम बात कर रहे हैं, अभी हम आरसीसी को मिक्स करके बात नहीं कर रहे हैं, कंक्रीट का अलग बात कर रहे हैं। इसमें क्या किए थे, कंक्रीट का अलग बात किए थे, स्टील का अलग बात किए थे। उसी तरह हम किसका आरेख बना रहे हैं, प्रतिबल विकृति आरेख किसका बना रहे हैं, सिर्फ कंक्रीट का। कैसे जाएगा देखिएगा, यानी ए हो गया आपका mx, ए क्या हो गया आपका my, ए क्या हो गया आपका mz। ठीक है, यानी समझिएगा इसको इस तरह लिखना हमको, यानी m10 m15 यानी m20, समझ रहे हैं। यानी ऊपर जाने पर क्या हो रहा है, ग्रेड बढ़ रहा है, ऊपर जाने पर कंक्रीट का ग्रेड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ रहे हैं, कंक्रीट का ग्रेड ऊपर जाने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। यहाँ से पता चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतना समझना है कि ऊपर जाने पर ग्रेड क्या हो रहा है, मेरा बढ़ रहा है। तो आपको कुछ दिख रहा होगा, ग्रेड बढ़ने से कुछ कम होता जा रहा है। देखिए ए इतना क्या दिया था, विकृति दिया था, ए कितना विकृति दिया था, इतना। ए कितना विकृति दिया है, इतना विकृति दिया है। ए कितना विकृति दिया है, इतना। यानी हम कह सकते हैं कि ग्रेड के बढ़ने से क्या कम हो रहा है आपका, डक्टिलिटी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेड के बढ़ने से, कंक्रीट के ग्रेड बढ़ने से क्या कम होगा आपका, डक्टिलिटी। समझ रहे हैं, या फिर आ जाएगा और क्या कम होगा, परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन। क्या कम होगा, यानी इलोंगेशन मतलब समझिए एक तरह से विकृति है ना, क्या कम होता जाएगा, विकृति घटती चली जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा बताइए, क्वेश्चन दे देगा m10 और m15 में ज़्यादा डक्टिलिटी किसके पास है, m10 के पास है, m10 के, क्योंकि ग्रेड बढ़ने से डक्टिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब समझिएगा इसका रेशियो, समझिए इसका रेशियो होता है m10 का रेशियो 1:3:6। क्वेश्चन पूछेगा और पूछेगा m10 का रेशियो क्या होता है, तो आप कहेंगे 1:3:6। और पूछेगा m15 का रेशियो क्या होता है, तो आप कहेंगे 1:2:4। और पूछेगा m20 का रेशियो कितना होता है, तो आप कहेंगे 1:1.5:3। पूछेगा ना, वो कहेगा कि m25 का रेशियो कितना होता है, तो आप कहेंगे 1:1:2। हर एक क्वेश्चन बनेगा। आरसीसी में इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है ना। हम कौन सा पढ़ रहे हैं, लिमिट स्टेट मेथड भी पढ़ रहे हैं। और समझिएगा प्रतिबल है, समझिएगा यानी ग्रेड बढ़ने से डक्टिलिटी क्या हो गई, घट गई, या परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन भी क्या हो गया, घट गया। लेकिन समझिएगा ग्रेड के बढ़ने से स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, यानी कंक्रीट का क्या होगा, सामर्थ्य बढ़ जाता है। कैसे सामर्थ्य बढ़ेगा, समझिएगा। अब m10 में सीमेंट कितना है, 1, सीमेंट कितना है, 1, जबकि सूखा यानी बालू गिट्टी कितना है, 9 है ना। यानी 9 का यदि हम कहें कि 9 बैग सीमेंट, 9 बैग सूखा मसाला, 9 बैग ड्राई मटेरियल और 1 बैग सीमेंट। अब इसमें देखिएगा, इसमें 1 बैग सीमेंट है, जबकि और दोनों मिला के 6 बैग हो रहे हैं, तो इसमें सीमेंट ज़्यादा हो गया ना। इसमें देखिए, इसी में देख लीजिए, सीमेंट 1 है, जबकि सूखा मसाला से बालू गिट्टी कितना है, 3, तो इसमें और ज़्यादा सीमेंट है कि नहीं। तो ग्रेड के बढ़ने से स्ट्रेंथ क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और कह देंगे हम, ग्रेड के बढ़ने से ब्रिटलनेस बढ़ता जाएगा, भाई जल्दी टूट जाएगा, ब्रिटलनेस जल्दी टूट जाएगा। देखिए जल्दी टूटा है कि नहीं, ग्रेड के बढ़ने से क्या होता जाएगा, जल्दी टूट जाएगा। और आप कह देंगे ग्रेड के बढ़ने से हार्डनेस भी बढ़ता जाएगा, ये ज़्यादा कठोर होता जाएगा। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है। तो इतना बढ़ेगा, वो क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा, वो बढ़ने वाला पूछेगा ही नहीं आपसे, वो पूछेगा घटने वाला, क्योंकि मेन फोकस मेरा डक्टिलिटी पे है ना। वो पूछेगा कि ग्रेड के बढ़ने से डक्टिलिटी पर क्या असर पड़ता है, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, कुछ नहीं। तो क्या होता है, डक्टिलिटी घट जाती है ना। ये तो आपका डिफरेंट किसके लिए हो गया, कंक्रीट के ग्रेड के लिए। इसी तरह अब आता है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट के लिए था। दूसरा आपका आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील, यानी इस्पात के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपका विकृति, एक क्या हो जाएगा आपका प्रतिबल, है ना। एक क्या हो जाएगा विकृति, एक क्या हो जाएगा प्रतिबल।
अब पढ़े होंगे सेकेंड ईयर में इस तरह पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे इस तरह, ऐसे करके इस तरह गया होगा प्रतिबल विकृति आरेख। लेकिन इसको हमको एकदम सिंप्लीफाई बनाना है, ऐसे बना देंगे। ठीक है, कैसे बना देंगे? ऐसे बना देंगे। ये कितना हो जाएगा आपका एफ वाई, कितना एफ वाई, ये मान लेते हैं एफ वाई 1 है। इसके बाद क्या मिल जाएगा आपको? ये क्या हो जाएगा आपका एफ वाई 2, क्या हो जाएगा एफ वाई 2। उसके बाद क्या मिल जाएगा एफ वाई 3। इसमें भी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, समझिएगा। एफ वाई से अधिक है क्या? एफ वाई 1 से अधिक है एफ वाई 2, एफ वाई 2 से भी अधिक है एफ वाई 3। यानी हम कह सकते हैं यदि ये एफ आई 250 का है तो एफ आई कितने का है? 415। ए एफ आई कितने का है? 500। ठीक है, एफ आई कितने का है? 500। तो एफ आई 250 में समझिएगा एफ वाई 1 है ना 250, इसमें विकृति कितना दे रहा है? इतना दे रहा है। जबकि एफ आई 415 में विकृति कितना दे रहा है? इतना दे रहा है। एफ आई 500 में विकृति कितना दे रहा है? उतना दे रहा है। तो सेम प्रोसेस जो प्रोसेस किस में हो रहा था? कंक्रीट में हो रहा था, वही प्रोसेस किस में हो जाएगा मेरा? स्टील में भी हो जाएगा। ग्रेड के बढ़ने से स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? ये एफ आई 250 है तो 1 mm² पे कितना लोड वहन करेगा? टेंसाइल 250। इसका कितना? एफ आई 415 यानी 1 mm² पे कितना लोड टेंशन का वहन करेगा? 415। और एफ आई 500 का 1 mm² पे कितना लोड वहन करेगा? 500। ये क्वेश्चन बनेगा आपका एफ आई 250 का टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है? तो आप कहेंगे 250 न्यूटन प्रति mm²। बनेगा क्वेश्चन। एफ आई 415 का टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है? तो आप कहेंगे 415 न्यूटन प्रति mm²। इस तरह आ जाएगा। एम 10 में 10 क्या है? तब कहेंगे अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, बताए ना। एम 15 में 15 क्या है? अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। एम 20 में 20 क्या है? अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। उसमें एम का फुल फॉर्म क्या होता है? मिक्स होता है। एम मतलब मिक्स होता है। अब समझिएगा सेम इसी तरह स्ट्रेन में स्टील में हो जाएगा। ग्रेड के बढ़ने से स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। देखिए बढ़ रहा है कि नहीं स्ट्रेंथ। ग्रेड के बढ़ने से हार्डनेस क्या होगा? बढ़ेगा। ग्रेड के बढ़ने से ब्रिटलनेस क्या होगा? बढ़ेगा। देखिए पहले टूट जा रहा है, लेकिन ग्रेड के बढ़ने से स्टील में भी क्या घटेगा? डक्टिलिटी का मान आपका होता जाएगा कम। ठीक है, क्या हो जाएगा? डक्टिलिटी का मान आपका कम हो जाएगा। तो नोट करिए इतना तब तक। चलिए हेलो सुनिए, चलिए शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सुरक्षा गुणांक। क्या पढ़ना हमको? सुरक्षा गुणांक। ठीक है, तो सुरक्षा गुणांक से ना आपके पास 5-6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सुरक्षा गुणांक से कितने क्वेश्चन आएंगे? 5-6 क्वेश्चन। सबसे पहले पूछेगा कि सुरक्षा गुणांक होता क्या है? तो आप कहेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब क्या होगा? ये यानी चरम प्रतिबल अपान क्या कहेंगे आप? वर्किंग स्ट्रेस। क्या कहेंगे? वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस का एक और नाम है डिजाइन स्ट्रेस। क्या नाम है आपका? हाँ वो भी डिजाइन स्ट्रेस, या कह सकते हैं हम परमिसिबल स्ट्रेस। समझ रहे हैं? परमिसिबल स्ट्रेस। तो कहेगा कि सुरक्षा यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? तो आप कहेंगे वो देगा ऑप्शन में अल्टीमेट स्ट्रेस अपान, ये तीनों में से कोई एक लिख देगा, वर्किंग स्ट्रेस, या लिख देगा डिजाइन स्ट्रेस अपान वर्किंग स्ट्रेस, या यील्ड स्ट्रेस अपान वर्किंग स्ट्रेस, ऐसा कुछ देगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका सुरक्षा गुणांक का डिफिनीशन। सुरक्षा गुणांक चरम प्रतिबल तथा कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात होता है। अब सुरक्षा गुणांक कितना होता है समझिएगा। एक आता है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। दूसरा क्या होता है आपका? लिमिट स्टेट मेथड, है ना। अब समझिएगा इसमें आएगा आपका कंक्रीट और स्टील के लिए। ठीक है, एक किसके लिए हो गया? इसको मिटाना परमिसिबल स्ट्रेस को। एक क्या हो गया आपका? कंक्रीट के लिए, और एक क्या हो गया आपका? स्टील के लिए। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक कितना होता है? 3। कितना होगा? 3। स्टील के लिए सुरक्षा गुणांक कितना होगा? 1.78। कितना होगा? 1.78। लिमिट स्टेट मेथड में कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक कितना होगा? 1.5। लेकिन लिमिट स्टेट मेथड में सुरक्षा गुणांक को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? आंशिक सुरक्षा गुणांक। क्या नाम दिए हैं? आंशिक सुरक्षा गुणांक, यानी पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जब भी वो कहेगा सुरक्षा गुणांक, कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक कितना है, तो आप कहेंगे 3।
है ना। स्टील के लिए सुरक्षा गुणांक कितना है, तो आप कहेंगे 1.78। वो कहेगा कंक्रीट के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक कितना है, 1.5। आप समझ गए, वो लिमिट स्टेट में घुस गया। स्टील के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक कितना होता है, 1.15। ठीक है। और सुरक्षा गुणांक का बेसिक यूज समझते हैं, समझिएगा। जैसे आपको यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना है, यहाँ से रेलवे स्टेशन, आप जानते हैं आप बाइक से जाएंगे तो 10 मिनट में पहुँच जाएंगे, आपको पता है। यहाँ से रेलवे स्टेशन जाएंगे तो बाइक से जाएंगे 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। आपका ट्रेन है 8 बजे, कितने बजे है, 8 बजे, तो क्या आप 7:50 पे ही निकलेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं भाई कुछ फंस सकते हैं, कोई अगर दोस्त भी मिल जाए 1 ही मिनट बात करेगा तो आपका ट्रेन क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो आप कितने बजे निकलते हैं, आप निकलेंगे कुछ ना कुछ तो लेंगे, 7:40 पे निकल जाएंगे, कुछ ना कुछ मार्जिन लेके निकलेंगे कि थोड़ा ट्रैफिक भी आता है या फिर कुछ भी दिक्कत होता है तो हम टाइम से अपने पहुंच जाएंगे, कुछ मार्जिन लेके पहुंचेंगे। यही होता है आपका सुरक्षा गुणांक का यूज, है ना। सुरक्षा गुणांक क्या देता है, मार्जिन देता है। अब समझिए कैसे देगा, अब समझिए वर्किंग स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, यानी कार्यकारी प्रतिबल, वर्किंग स्ट्रेस इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस, ऊपर वाला फार्मूला लिख रहे हैं, यानी चरम प्रतिबल, हिंदी लिख रहे हैं हिंदी वालों के लिए, चरम प्रतिबल अपान क्या हो जाएगा, सुरक्षा गुणांक, है ना, सुरक्षा गुणांक। अब चरम प्रतिबल समझिए क्या होता है, जैसे हो गया आपका M20, तो 20 क्या होता है, अभिलाषिक सामर्थ्य। 20 क्या है आपका, अभिलाषिक सामर्थ्य, लेकिन इसे हम लोग कहते हैं चरम प्रतिबल। क्या है आपका, चरम प्रतिबल। M20 का चरम प्रतिबल कितना है, 20, है ना। M20 का चरम प्रतिबल कितना है, 20। M15 का चरम प्रतिबल कितना है, 15। ठीक है। अब चरम प्रतिबल क्या होता है कि उसका फाइनल सामर्थ्य होता है, यानी अंतिम सामर्थ्य, यानी ये हो गया M20 का, कितने ग्रेड का हो गया कंक्रीट, M20 का। इस पे हम 20.1 का भी फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। M20 ग्रेड का कंक्रीट है, इस पे हम 20.1 का भी फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यानी चरम प्रतिबल वह प्रतिबल होता है जिससे थोड़ा भी अधिक फोर्स लगाएं तो मेंबर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, है ना। यानी उस मेंबर का अधिकतम ताकत क्या होता है, चरम प्रतिबल, है ना, अधिकतम ताकत होता है, अल्टीमेट, है ना, चरम। ठीक है। और समझिएगा यदि इसको हम देख लें, इसका मान लेते हैं मेरे पास कोई मेंबर है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 10 स्क्वायर मीटर। ये कितने ग्रेड का बना हुआ है, M20 ग्रेड का। कितने ग्रेड का, M20 ग्रेड का। और समझिएगा सामर्थ्य यानी बल बराबर क्या होता है, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल होता है कि नहीं। सामर्थ्य निकालेंगे ना, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल, सामर्थ्य मतलब बल, बल बराबर प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। प्रतिबल कितना है, M20 का, यदि अल्टीमेट स्ट्रेस देखें तो कितना है, 20, है ना। उसका क्षेत्रफल कितना है, 10, तो कितना न्यूटन का लोड लेगा, ये 200 न्यूटन। यदि अपना घर 200 न्यूटन पर डिजाइन कर देंगे तो क्या आपको फ्यूचर में पता है कि 200 न्यूटन से अधिक लोड नहीं आएगा। यदि 200 न्यूटन से थोड़ा भी अधिक लोड आएगा तो मेंबर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्योंकि अपने घर का डिजाइन क्या लेकर किए हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस लेकर किए हैं भाई। अब समझिएगा, अब 200 न्यूटन पे, यानी एक कॉलम है समझ लेते हैं। इस पे यदि आप 2 मंजिले घर बनाएंगे तो इस कॉलम पे कितना न्यूटन का लोड आएगा, 200 न्यूटन। अब बताइए शादी के दिन में इस पर भीड़ होगा कि नहीं होगा, होगा। अब थोड़ा भी अधिक लोड आएगा तो ये फेल हो जाएगा। तो इसीलिए हम कोई भी काम अल्टीमेट स्ट्रेस पे नहीं करते हैं। या फिर 200 न्यूटन का हम इसका कैपेसिटी है और इन दोनों को मिला के कितना न्यूटन का लोड आ रहा है, 150 न्यूटन का। अब बताइए कभी भूकंप आएगा तो इस पर लोड बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, बढ़ेगा, है कि नहीं, थोड़ा भी बढ़ेगा। और जैसे 150 से अधिक गया, 200 से अधिक गया, क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, है ना। तो कभी भी हम डिजाइन अल्टीमेट स्ट्रेस पे नहीं करते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेस को छोड़ के हम किस पे डिजाइन करते हैं, वर्किंग स्ट्रेस पे। और वर्किंग स्ट्रेस किसके हेल्प से निकालते हैं हम, सुरक्षा गुणांक के। कैसे देखिए, और वर्किंग स्ट्रेस निकालेंगे इसका, समझिएगा चरम प्रतिबल कितना है, 20, सुरक्षा गुणांक कितना है, 3, है ना। इसका आ जाता है आपका 7 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, 7 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। M20 का अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है, 20, लेकिन हम मान के चलेंगे इसका स्ट्रेस कितना है, 7। अब आप अपने घर का डिजाइन करेंगे तो निकालिए, सामर्थ्य बराबर यानी बल बराबर प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। समझिएगा प्रतिबल अब कितना मानेंगे, 7, क्षेत्रफल अभी भी कितना है, 10,
यानी कितना लोड आएगा आपका 70 न्यूटन का लोड। अब बताइए, आप जानते हैं कि आपका घर कितना लोड वहन कर लेगा, 200 तक वहन कर लेगा, लेकिन हम डिजाइन कितने पर मान के करेंगे, 70। हम ये मान के करेंगे कि मेरा घर कितना लोड वहन करेगा, 70 का। कितना लोड वहन करेगा, 70 का। अब बताइए 70 का 2 मंजिला बन गया, इस पे एक और मंजिला बना देंगे तो क्या फेल हो जाएगा, नहीं फेल होगा, है कि नहीं, क्योंकि आप जानते हैं 200 का न्यूटन लोड वहन कर सकता है। अब भूकंप आएगा तो 70 से कितना बढ़ेगा, थोड़ी बढ़ पाएगा, 200 चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम कोई भी डिजाइन किस पे करते हैं, किस पे करेंगे, वर्किंग स्ट्रेस या फिर डिजाइन स्ट्रेस लेंगे, या फिर परमिसिबल, यानी परमिसिबल मतलब होता है अनुज्ञेय प्रतिबल, इतना परमिशन है आपको, ठीक है। तो समझ आया सुरक्षा गुणांक का यूज कैसे करते हैं, है ना, सुरक्षा गुणांक का यूज कैसे करते हैं। इसी तरह स्टील में भी होता है, FI 250 है, तो इसका अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है आपका, अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है, 250। इस 250 को जैसे यहाँ कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, M20 को अभिलाक्षिक सामर्थ्य कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग पराभव सामर्थ्य, है ना। क्या कहते हैं, यील्ड स्ट्रेस, क्या कहते हैं, यील्ड स्ट्रेस, यानी अल्टीमेट स्ट्रेस आपका यील्ड स्ट्रेस है। अब समझिएगा, अब यह भाई 250 का यदि वर्किंग स्ट्रेस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 250 बटा 1.78, है ना, 1.78, यानी आ जाएगा आपका 140 के आसपास न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। यानी 250 न्यूटन का प्रति mm स्क्वायर का लोड तो ले रहा था, लेकिन हम कितना मान के डिजाइन करेंगे, वो 140 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर का लोड लेगा, ठीक है। अब समझिएगा, अब ये कहाँ से आया, इसका कोई ऐसा नहीं कि डेरिवेशन के 1.78 डेरिवेशन करके लाएंगे, या फिर 3 डेरिवेशन करके लाएंगे, 1.5 डेरिवेशन, ऐसा नहीं है। वो अपने अनुभव का आधार पर उसको क्या किया गया, लैब में प्रयोग वगैरह करके बताए हैं सब, कंक्रीट के लिए, स्टील के लिए इतना लेना है। तो सुरक्षा गुणांक का कमाल देखने क्या हो रहा है ना, वो क्या कर रहा है, सामर्थ्य को घटा के डिजाइन कर रहा है। इससे क्या होगा, हमको फ्यूचर में क्या होता है, फायदा होता है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए क्वेश्चन, वर्किंग स्ट्रेस का फार्मूला बताइए, कार्यकारी प्रतिबल इक्वल टू चरम प्रतिबल अपान फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उल्टा इधर उधर करके पूछ देगा वो। सुरक्षा गुणांक इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस अपान परमिसिबल स्ट्रेस डिजाइन या फिर वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक कितना है, 3, स्टील के लिए सुरक्षा गुणांक 1.78, है ना। लिमिट स्टेट मेथड में कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक कितना है, 1.5, स्टील के लिए सुरक्षा गुणांक कितना है, 1.15, ठीक है। हम फिर आपसे कहें कि FI 250 का वर्किंग स्ट्रेस कितना होगा, तो आप निकाल लेंगे 140, है कि नहीं। हम कहें M20 का वर्किंग स्ट्रेस कितना होगा, निकाल लेंगे 7। अब कुछ भी दे देगा, FI 415 का वर्किंग स्ट्रेस पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है, पूछ सकता हो, निकल जाएगा, है ना। तो आप सिंपल समझे हैं क्या, वर्किंग स्ट्रेस सुरक्षा गुणांक। एक हम आपको बात समझा सकते हैं, क्यों कंक्रीट में सुरक्षा गुणांक अधिक लेते हैं और स्टील में सुरक्षा गुणांक कम लेते हैं, ये बात हम आपको समझा सकते हैं। देखिए कैसे, समझिएगा। अब समझिए, जैसे मान लेते हैं मेरे पास अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है, 20, कितना है, मान लेते हैं 20 है, इसको हम 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7, जबकि 20 को 1.78 से भाग देंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, देखिए तो, जब 20 को 1.78 से भाग देंगे तो कितना आएगा, वर्किंग स्ट्रेस WS अल्टीमेट स्ट्रेस मान ले रहे हैं, माना 20 न्यूटन प्रति 11.23, और समझिएगा न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। और समझिएगा, और सुरक्षा गुणांक अधिक होने से प्रतिबल क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, सामर्थ्य बल क्या लेगा, वो कम लेगा, ये नहीं हो रहा है ना। देखिए सुरक्षा गुणांक 3 था तो प्रतिबल कितना है, वर्किंग स्ट्रेस 7, सुरक्षा गुणांक कम है तो वर्किंग स्ट्रेस क्या हो गया, अधिक हो गया। वर्किंग स्ट्रेस अधिक आने से आपका सामर्थ्य बढ़ जाएगा ना, सामर्थ्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन कंक्रीट का सामर्थ्य हम कम लेते हैं, स्टील का सामर्थ्य अधिक लेते हैं। या फिर सिंपल कह सकते हैं, कंक्रीट में सुरक्षा गुणांक को अधिक किस लिए लेते हैं, सुरक्षा गुणांक, क्योंकि कंक्रीट क्या होता है, हम बनाते हैं, कंक्रीट को क्या करते हैं, हम बनाते हैं। तो कंक्रीट को लैब में जब हम M20 निकाले होंगे तो उसमें तो पूरी व्यवस्थाएं लैब में रही होंगी ना, उसमें स्टैंडर्ड स्टोन भी रहे होंगे, सीमेंट भी अच्छी क्वालिटी का होगा, उसको ढलाई भी अच्छी क्वालिटी का किए होंगे, कंपेक्शन भी अच्छा से करेंगे लैब में, उसको तराई भी अच्छे से करेंगे, है ना। तो उतना क्वालिटी कंट्रोल हम लोग अपने साइट पे घर बनाते समय नहीं दे पाएंगे।
कोई कंक्रीट को लेकर आएगा ऊपर से फेंक देगा, है कि नहीं, फैल जाएगा, है कि नहीं। कोई कंक्रीट करेगा तो उसमें ज़्यादा पानी मिला देगा, तो कोई ज़्यादा सीमेंट मिला देगा, है कि नहीं। कोई मोटा गिट्टी ज़्यादा मिला देगा तो कोई बालू ही कम मिलाएगा। तो उतना क्वालिटी कंट्रोल, जितना क्वालिटी कंट्रोल हम लैब में करते हैं उतने क्वालिटी कंट्रोल को हम अपने साइट पे यानी घर में नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। इतना आपको समझ आया। तो क्वालिटी कंट्रोल मेरे क्वालिटी कंट्रोल पे उतना कंक्रीट के क्वालिटी कंट्रोल हम साइट पे अपने नहीं कर पाते हैं, लैब के इतना, इसलिए कंक्रीट का सुरक्षा गुणांक को क्या लेते हैं, अधिक लेते हैं। अब समझिएगा। अब स्टील को क्या आप बनाते हैं, छड़ आप बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। छड़ तो लैब से बन के आता है, फैक्ट्री से बन के आता है, उसमें जितना कार्बन चाहिए दिए रहते हैं, जितना सिलिका चाहिए दिए रहते हैं, जितना स्टील चाहिए सब दिए रहते हैं। तो स्टील में तो क्वालिटी कंट्रोल आपको करना ही नहीं है, फिर भी लगाए उगाएंगे तो कुछ इधर उधर हो सकता है ना। तो इसीलिए इसमें भी थोड़ा सा क्या ले लेते हैं हम, सुरक्षा गुणांक ले लेते हैं, लेकिन इससे अधिक हम लेते हैं कंक्रीट में, क्योंकि उसको क्वालिटी कंट्रोल हमको करना होता है। तो समझ आया। तो ये सब क्वेश्चन बनेंगे, ये सब एक एक क्वेश्चन बनेगा। क्वालिटी कंट्रोल क्यों आपका क्यों उसका अधिक लेते हैं, कंक्रीट का सुरक्षा गुणांक क्यों अधिक लेते हैं, ठीक है। नोट करिए इतना। फिर अब समझिएगा। अब टॉपिक पढ़ेंगे डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। क्या पढ़ेंगे, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, ठीक है। यहाँ सबका मेन स्टेप शुरू होता है आरसीसी का, बेसिक चीज़ है, ठीक है। अभी तक तो आप तो जान रहे थे कैसे कैसे करेंगे, हम सिलेबस में घुस गए हैं। समझिएगा। अभी हम पीछे एक बनाए थे फिगर, इसी तरह बनाए थे। इधर क्या था आपका, विकृति, है ना। इधर क्या था आपका, प्रतिबल। ये प्रतिबल विकृति यार एक कैसा गया था, इसी तरह गया था, है ना। किस तरह गया था, इस तरह गया था, ठीक है। प्रतिबल विकृति यार एक कैसा गया था, इस तरह, तो समझिएगा। अब देखिए एक कहाँ से एक, अब क्या है कि प्रतिबल विकृति यार एक अब इस तरह कैसे जा रहा है, इसका भी कोई डेरिवेशन या फिर प्रूफ नहीं है, ठीक है। वो क्या किए हैं आईएएस वाले समझ रहे हैं, आईएएस नहीं, इंडियन स्टैंडर्ड वाले। और इंडिया आईएएस कोड क्या बोला है कि इस तरह बनता है, कुछ चीज़ें होती हैं कि आप नहीं बना सकते, उसको बताया गया कि ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आपको जाना है कि प्रतिबल विकृति यार एक ऐसा ही होता है, ठीक है। कैसा होता है, ऐसा। कुछ चीज़ें हमको मानना पड़ेगा, जंक्शन होता है, ठीक है। ये मेन कैसा होता है समझिएगा, ये ऐसा होता है ना, ऐसे ही बनाए थे। तो विकृति समझिएगा, अधिकतम स्ट्रेस कहाँ होता है, कितने विकृति पे, 0.002। ये भी वो बताए हैं सब, है ना। ये भी वो बताएं सब कि कंक्रीट के लिए डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, या फिर इसे कह सकते हैं प्रतिबल विकृति संबंध, किसके, कंक्रीट का 0.002 विकृति पर अधिकतम क्या होगा, प्रतिबल होगा। 0.002 विकृति पर क्या होगा, अधिकतम प्रतिबल। उसे क्या कहते हैं, FCK, यानी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य क्या होता है, FCK। इसको डिनोट कैसे करते हैं, FCK। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य क्या होता है बताएं हैं। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य क्या होता है कि M20 ग्रेड है। अब M20 का रेशियो कितना होता है, 1:1.3। M20 का रेशियो कितना होता है, 1:1.3। अब हम एक घन लेंगे, कितने का घन लेंगे, 15 सेंटीमीटर का। चारों किनारा यानी घन का कितना रहेगा आपका, 15 सेंटीमीटर का। इसमें हम भर देंगे, क्या भरेंगे, M20 का कंक्रीट। 24 घंटा बाद इसको हम पानी में रख देंगे। कहाँ रखेंगे इसको हम, पानी में। कितने % आर्द्रता पे, 90% आर्द्रता पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसमें हम इसको क्या करेंगे कि दोनों तरफ से घन को दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, दबाएंगे और देखेंगे कितने पे फेल हो रहा है। माना M20 ग्रेड का है, पहला घन किस पे फेल हो गया, 21.05 पे। किस पे क्रैक कर जाएगा, फेल हो जाएगा, 21.05 पे। दूसरा घन किस पे फेल हो गया, 20.6 न्यूटन प्रति mm² पे। तीसरा किस पे फेल हो गया आपका, 21 न्यूटन प्रति mm² पे, है कि नहीं। चौथा आपका 19 न्यूटन प्रति mm² पे फेल हो गया। यानी 15 सेंटीमीटर घन का, कितने सेंटीमीटर घन का, 15 सेंटीमीटर घन का कितना हमको बनाना पड़ेगा, कितना घन बनाएंगे, 100 घन। कितना घन बनाएंगे, 100 घन। जब हम 100 घन बनाएंगे तो 95% यानी 95 घन 20 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो उसका अभिलाक्षणिक सामर्थ्य क्या कह देंगे हम, 20 है। यदि यही क्या रहता आपका 25 रहता तो रेशियो हो जाता 1:2 का। तो 95 घन का सामर्थ्य जो आया है वो 25 से
अधिक होना चाहिए। यानी कहेंगे अभिलाक्षणिक सामर्थ्य में सिर्फ 5% घन का फेल्योर होना हम परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि अभिलाक्षणिक सामर्थ्य चेक करने के लिए घन का माप कितना होता है। लिखिए क्वेश्चन लिखिएगा, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य लिखिए, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य लिखिए, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य वह सामर्थ्य है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य वह सामर्थ्य है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य वह सामर्थ्य है जो 15 सेमी के घन में 15 सेमी घन में कंक्रीट भरकर 15 सेमी घन में कंक्रीट भरकर लिखिए 90% आर्द्रता पे 90% आर्द्रता पे यानी नमी रहना चाहिए 90% आर्द्रता पर 28 दिन बाद 95 घन का सामर्थ्य पास होना चाहिए, का सामर्थ्य घन का सामर्थ्य पास होना चाहिए। अर्थात 5% घन, 5% मतलब 5 घन, ठीक है ना, अर्थात 5% घन का फेल होना अनुमति है। सिर्फ 5 घन फेल हो सकता है। लिखिएगा, इसे FCK से प्रदर्शित करते हैं, यानी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को किससे दिखाएंगे, FCK। ठीक है, देखिए हम आपसे पूछेंगे कि अभिलाक्षणिक सामर्थ्य बनाने में कितना घन लगता है, 100 घन, है ना। घन का माप कितना होता है, 15 सेंटीमीटर, है ना। कितने दिन बाद चेक करते हैं उसके सामर्थ्य को, 28 दिन के बाद। कितने % आर्द्रता पे, 95% 90% आर्द्रता पे। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। कितना % पास होना चाहिए, 95%। कितना घन पास होना चाहिए, 95 घन। कितना फेल होने का हम परमिशन दे सकते हैं, सिर्फ 5 घन। अगर 2-3 हो जाए तो और अच्छी बात है ना, लेकिन 5 से अधिक फेल नहीं होना चाहिए, समझिएगा। तो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कितना है आपका, मैक्सिमम यानी अल्टीमेट स्ट्रेस। भाई M20 का, समझिएगा, M20 का अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है, 20 है। यही तो आपका अभिलाक्षणिक सामर्थ्य भी है, यही क्या है आपका अभिलाक्षणिक सामर्थ्य भी। तो 0.002 पर अधिकतम सामर्थ्य होता है। कंक्रीट का अधिकतम सामर्थ्य कब होता है, जब विकृति कितना हो, 0.02। अब विकृति का तो कोई मात्रक नहीं होता है भाई। विकृति बराबर क्या होता है, विकृति बराबर होता है यानी माप में परिवर्तन, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ तो होता नहीं है विकृति, ठीक है ना। माप में परिवर्तन, विकृति इक्वल टू यानी चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी प्रारंभिक माप, है ना। माप में परिवर्तन अपन प्रारंभिक माप। अब समझिएगा, तो ये तो कट जाएगा ना, इसका तो मात्रक होगा नहीं, दोनों माप है। अब विकृति क्या होता है कि लोग कहते हैं चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, ये नहीं होता है, ठीक है। अब विकृति समझ लीजिए कितने प्रकार का होता है। विकृति 2 प्रकार का है। पहला क्या होता है आपका लंब विकृति, है ना। दूसरा विकृति क्या होता है, कर्तन विकृति। अब लंब विकृति कितने प्रकार का होता है, एक कई प्रकार का होता है। जैसे कि अनुदैर्ध्य विकृति, क्या होगा आपका अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य विकृति होता है चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। उसके बाद क्या होता है आपका अनुप्रस्थ विकृति। ये क्या होता है, चेंज इन चौड़ाई या फिर गहराई, है ना, अपन ओरिजिनल चौड़ाई या फिर गहराई। उसके बाद होता है आपका आयतन विकृति। अब कर्तन विकृति में आप लोग जानते हैं और जो सिर्फ क्या बदलता है, इसका शेप बदलता है, साइज नहीं बदलता। क्या बदलता है, शेप बदलता है। तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होगा। तो हम पूछते हैं कंक्रीट का अधिकतम सामर्थ्य कितने विकृति पर होता है, 0.002
0.002 पर, नहीं कहना है, विकृति का मात्रक नहीं होता है। कंक्रीट का अधिकतम सामर्थ्य कितने विकृति पे होगा? 0.002। ठीक है, अब समझिएगा। लेकिन हम जानते हैं जो अभिलाक्षिक सामर्थ्य है ये कहाँ निकाले हैं? तो लैब में निकाले हैं ना। तो क्या उतना क्वालिटी कंट्रोल हम अपने साइट पे रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। लैब इतना क्वालिटी कंट्रोल हम अपने साइट पे नहीं रख पाएंगे, इसलिए इसकी सामर्थ्य को हम घटा कर लेते हैं, है ना। तो सामर्थ्य घटाइए, कितना हो जाएगा आपका? FC के अपान 1.5, तो आ जाएगा 0.67 FC के। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका? 0.67 FC के। इस तरह हो जाएगा यहाँ का। ठीक है, क्योंकि लैब इतना क्वालिटी कंट्रोल नहीं दे पाएंगे, तो उसका क्या किए हम? भाग दे दिए, 1.5 से घटा दिए। ठीक है, यानी आपका हम अपने साइट पे मानेंगे उसका सामर्थ्य कितना है? 0.67 FC के। लेकिन हम जानते हैं कभी भी हम अल्टीमेट स्ट्रेस पे काम नहीं करेंगे। ये मेरे लिए अल्टीमेट ही स्ट्रेस है ना, ये अल्टीमेट स्ट्रेस लैब के लिए था, लेकिन उतना कंट्रोल क्वालिटी हम नहीं दे पाएंगे, तो मेरे लिए अल्टीमेट स्ट्रेस है अपने घर के लिए साइट पे। अभी भी हम किससे भाग देंगे? सुरक्षा गुणांक से। ठीक है, कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक कितना होता है? आंशिक सुरक्षा गुणांक कितना होता है? 1.5। कंक्रीट के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक 1.5। तो ए वाला आंशिक सुरक्षा गुणांक नहीं है, ये बस क्वालिटी कंट्रोल की वजह से कम किए हैं। अब क्या करेंगे? हम सुरक्षा गुणांक से भाग देंगे, तो 0.67 दिख रहा है, 0.67 FC के में भाग दे देंगे 1.5 से, तो आ जाएगा 0.45 FC के। ठीक है, यानी ये ऐसा चला जाएगा। हाँ कहिए। आंशिक लेंगे। हाँ ये आंशिक ही है, नहीं तो। और अब हम लिमिट में घुस गए ना, लिमिट स्टेट मेथड पढ़ रहे हैं, वर्किंग तो पढ़ा चुके हैं, समझिएगा। और आपके एग्जाम में 90% लिमिट स्टेट से ही आएगा क्वेश्चन, वर्किंग से 10% आने वाले हैं। ठीक है, तो साथ साथ वर्किंग भी कुछ कवर हो जाएंगे, समझिएगा। यानी अब देखिए 0.67, सबसे पहले हम FC को समझेंगे। ये क्या होता है? अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। लेकिन 0.67 FC के क्या होता है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेस, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होता है। ठीक है, ये क्या होगा? स्ट्रक्चरल स्ट्रेस, यानी संरचनात्मक प्रतिबल। क्वेश्चन आएगा संरचनात्मक प्रतिबल क्या होता है? FC के दे देगा, 0.67 FC के दे देगा, और 0.45 FC के दे देगा। तो संरचनात्मक प्रतिबल क्या होता है? 0.67 FC के, है ना। हम अपने संरचना के लिए बना रहे हैं ना 0.67 FC के। उसके बाद डिजाइन स्ट्रेस होता है 0.45 FC के। ये क्या होता है आपका? डिजाइन स्ट्रेस, है ना। हमको मेन यही पता करना था कि डिजाइन स्ट्रेस कितना होता है ना। आपका हेडिंग है डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। तो हम अपना अब से कभी भी कंक्रीट का डिजाइन कितना स्ट्रेस लेकर करेंगे? 0.45 FC के, है ना। इसी पे हमको डिजाइन करना है, कितने पर? 0.45 FC के। देख रहे हैं लगभग आधा कर दिए कि नहीं, है ना, आधा। ये लेगा 10 न्यूटन का लोड, लेकिन हम इसको कर दिए हैं लगभग आधे से भी कम कर दिए हैं। ये मान ले रहे हैं 5 न्यूटन का लोड लेगा, है ना। कितना हम अपने आप को सेफ रख रहे हैं। अभी और सेफ रखते हैं, जानते हैं कैसे? लोड आएगा 10 किलो न्यूटन के, तो हम मान के चलेंगे 15 का आ रहा है, लोड को भी बढ़ा देते हैं, उसके प्रतिबल को घटा के लेते हैं, लोड को बढ़ा के लेते हैं। अभी हम देखेंगे आगे। अब समझिएगा, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा था अभिलाक्षणिक सामर्थ्य हो रहा था, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या देख रहे हैं? 0.002 के बाद सामर्थ्य क्या हो रहा है? घट जा रहा है। सामर्थ्य क्या हो रहा है? घट जा रहा है। तो फिर IS कोड क्या कहा है कि घटाना नहीं है, 0.45 को हमको क्या एकदम सीधे लेके चला जाना है। कहाँ तक विकृति तक? 0.0035। यहाँ कितना विकृति है? 0.002। ये विकृति वाला आरेख है, ये क्या हो जाएगा आपका? प्रतिबल, है ना। और समझिएगा ये क्या है आपका? FC के, यही हमको बनाना था, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। समझ रहे हैं कितना FC के है? 0.45 FC के, समझ रहे हैं। और समझिएगा ये विकृति अधिकतम स्ट्रेंथ के बाद इसकी विकृति बढ़ने के साथ क्या हो रहा था? घट जा रहा था, ठीक है। इसका सामर्थ्य क्या होने लग रहा था? घट जा रहा था। तो सामर्थ्य को क्या कर दिए हम? कांस्टेंट कर दिए। तो हम पूछेंगे कि कंक्रीट में अधिकतम विकृति कितना हो सकता है? तो आप कहेंगे 0.0035 कहेंगे ना। कंक्रीट का कंप्रेशन जोन में अधिकतम विकृति कितना हो सकता है? 0.0035, ठीक है। कंक्रीट के, समझ आ रहा है?
कंक्रीट के कंप्रेशन जोन में अधिकतम विकृति कितना हो सकता है? 0.0035। ठीक है, आपका क्वेश्चन आएगा एक कि लिमिट स्टेट मेथड में प्रतिबल विकृति आरेख का डायग्राम, मतलब प्रतिबल विकृति आरेख किस शेप का होता है? प्रतिबल विकृति आरेख किस शेप का होता है? रेक्टेंगल होता है, पैराबोला होता है, पैराबोला रेक्टेंगल होता है, कैसा होता है? तो आप कहेंगे पैराबोला, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, है कि नहीं? प्रतिबल विकृति आरेख कंक्रीट का कैसा होता है? पैराबोला, उसके बाद क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। वो सिर्फ पैराबोला ही देगा, क्या देगा? सिर्फ पैराबोला, ठीक है ना? पैराबोला के बाद कांस्टेंट देगा, और बहुत अच्छा बात है। तो एक कैसा होगा? पैराबोला, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। इतना समझ रहे हैं? प्रतिबल विकृति आरेख किसका है? आपका कंक्रीट का। अब इसी पर हमको निकालना है, हमको इसी पर क्या निकालेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस, और क्या निकालना है हमको? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। न्यूट्रल एक्सिस और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। उससे पहले हम क्या समझेंगे? कुछ एजम्पशन, यानी कंक्रीट का एनालिसिस, यानी बीम वगैरह का स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने के पहले कुछ हम क्या करेंगे? मानेंगे। कुछ क्या करेंगे? हम मानेंगे। पहला मान्यता क्या है? मान्यता क्या है? पहला मान्यता है आपका है कि नमन से पहले यदि अनुप्रस्थ काट, यदि नहीं कोई अनुप्रस्थ काट, नमन से पहले कोई अनुप्रस्थ काट समतल है, दिख रहा है समतल है, तो नमन के बाद भी समतल ही होता है, समतल ही होता है। ये तो जानते हैं आप सेकेंड ईयर से। दूसरा क्या होगा समझिएगा, ये तो आसान है कि नमन से पहले कोई अनुप्रस्थ काट समतल होता है, नमन के बाद भी समतल ही होता है, ठीक है? हाँ, सेम में रहेगा, ये सेम, इसके बाद अलग आएगा। समझिएगा कि कंप्रेशन जोन के, समझिए अगला है कंप्रेशन जोन के आउटर मोस्ट फाइबर पर, समझिएगा आउटर मोस्ट फाइबर पर अधिकतम विकृति कितना हो सकता है? 0.0035 होता है कि नहीं? कितना विकृति होता है? 0.0035। कंप्रेशन जोन के आउटर, सबसे बाहरी सिरे पर कितना विकृति ले सकते हैं? 0.0035। भाई अब बीम या स्लैब बनाएंगे तो इसी तरह तो होगा, तो ऊपर क्या जाएगा? कंप्रेशन, तो सबसे ऊपर कितना विकृति जा सकता है? 0.0035, है ना? और समझिएगा अगला, समझिएगा कि कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेस कितना होता है? 4-5 FCK। दिख रहा है कितना होगा? 4-5 FCK। एजम्पशन है, ठीक है? और क्वेश्चन में आपका देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंक्रीट का एजम्पशन नहीं है? देगा कि नमन से पहले कोई भी समतल है तो नमन के बाद भी रहेगा। दूसरा ऑप्शन देगा कि डिजाइन स्ट्रेस 0.45 FCK होता है। तीसरा देगा कि अधिकतम विकृति कंप्रेशन जोन में 0.0035 हो सकता है। चौथा दे देगा ऑल ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, है कि नहीं? या इसी में कुछ क्या करेगा? एक गलत कर देगा, तो वही आपका हो जाएगा कि नहीं होता है। और समझिएगा चौथा क्या होता है कि प्रतिबल और विकृति के बीच संबंध क्या होता है भाई? पैराबोला, परवलयकार होता है ना? परवलयकार के बाद क्या हो जाएगा आपका? सीधा, लेकिन परवलयकार ही पूछेगा। अब समझिएगा ये किसके लिए था? ये तो कंक्रीट के लिए था। अब किसके लिए पढ़ना हमको? स्टील के लिए। और समझिएगा स्टील के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विकृति, दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका प्रतिबल, ये हो जाएगा विकृति, ये हो जाएगा प्रतिबल। अब स्टील के लिए कैसे हो जाएगा? देखिए ऐसा जाएगा ना, यानी ये क्या है आपका? FY। ये क्या है आपका? FY। क्या है आपका? FY क्या है? यील्ड स्ट्रेस है। अब लेकिन इसमें भी तो क्या करना पड़ेगा हमको? सुरक्षा गुणांक लगाना पड़ेगा। अब बताइएगा स्टील के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक कितना होता है? आप कहेंगे 1.15। अब क्या स्टील में क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ता है हमको? नहीं करना पड़ता है। तो इसमें 2 बार तो भाग देंगे नहीं, इसमें डायरेक्ट क्या लगा देंगे हम? सुरक्षा गुणांक। तो 1.15 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा समझिएगा, यानी FY अपान 1.15 आ जाएगा 0.87 FY, है कि नहीं? 0.87 FY हो जाएगा, ठीक है? तो इसका डिजाइन हम कितने पे करेंगे? 87 FY पर। अब समझ आ रहा है ना इसमें क्या किए हैं? इसमें क्या किए हैं
इसमें क्वालिटी कंट्रोल भी किए हैं, सुरक्षा गुणांक से भाग दिए हैं। स्टील में हमको क्वालिटी कंट्रोल, यहाँ हेडिंग डाल लीजिएगा, यहाँ क्या डालना है कि डिजाइन स्ट्रेस ऑफ स्टील, है ना, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ स्टील कितना है, डिजाइन स्ट्रेस 0.87 FY, है ना। अब समझिएगा अगला अजम्पशन क्या हो जाएगा कि तनन क्षेत्र के, या फिर डायरेक्ट लिख रहे हैं इस्पात में, क्योंकि इस्पात नीचे मेरा पूरा लोड इस्पात ही लेता है। इस्पात में अधिकतम विकृति, इस्पात का डिजाइन स्ट्रेस कितना लेते हैं 87 FY, जहाँ FY क्या है यील्ड स्ट्रेस यानी पराभव प्रतिबल, ठीक है। अब समझिएगा छठा क्या हो जाएगा, इस्पात में विकृति, भाई इसमें भी तो विकृति होगी, है कि नहीं, इसमें भी तो विकृति होगा। इस्पात में विकृति कितना होता है, तो समझिएगा 0.002 प्लस 0.87 FY/ES क्या होता है, इस्पात में विकृति क्या होता है 0.002 प्लस 0.87 ES। ES क्या है, ES क्या है, यानी यंग मापांक किसका, स्टील का। स्टील का क्या होता है आपका यंग मापांक। ES क्या है, यंग मापांक किसका, स्टील का। स्टील का यंग मापांक कितना होता है, ये भी क्वेश्चन जान लीजिए आप, ठीक है। देखिए पहले इसको बनाना है, उसके बाद इसको बनाना है, पहले इसको बनाना है, उसके बाद इसको बनाना है, लास्ट में क्या लिखना है हमको, एजम्पशन लिखना है, ठीक है। पहले कंक्रीट का कर्व बनाइएगा, फिर स्टील का कर्व, उसके बाद एजम्पशन लिखेगा। उसके बाद एजम्पशन लिखने के बाद आप एक नोट लिखिएगा, ए वाला, स्टील का यंग मापांक कितना होता है भाई, यंग मापांक कितना होता है 2 × 10⁵ कहीं सुने हैं, न्यूटन प्रति mm²। ये नहीं चेंज होता है, ये कहाँ दिखेगा आपको, दिखाएं कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, ये जो सीधा लाइन है, देखिए कहीं चेंज होगा नहीं। अब इसको फार्मूले से लाना है तो आप समझिएगा कैसे होगा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा लंब बटा आधार, तो लंब क्या मिलेगा समझिएगा, लंब यही नहीं मिलेगा FY, लंब यही नहीं मिलेगा FY, यानी प्रतिबल बटे, ये प्रतिबल ही तो है कि नहीं। आधार क्या मिल जाएगा, विकृति। अब बताइए E = प्रतिबल अपन विकृति आता है कि नहीं आता है, यानी समझिएगा जो स्टील का कर्व होता है प्रतिबल विकृति आरेख का, उसमें जो ढाल होता है वो क्या दिखाता है, यंग मापांक, है ना। प्रतिबल विकृति आरेख में जो स्टील का प्रतिबल विकृति आरेख होता है वो ढाल, यानी ढाल क्या दिखाता है, ढाल वाली लाइन क्या दिखाता है, यंग मापांक किसका, स्टील का। ये यंग मापांक कहीं चेंज हो रहा है क्या, नहीं चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, इसीलिए स्टील का यंग मापांक हमेशा कांस्टेंट रहता है 2 × 10⁵। एग्जैक्ट देखेंगे तो ये होता है 2.04 से लेकर 2.18 × 10⁵, ठीक है। लेकिन लेकर कर देते हैं 2 × 10⁵, ठीक है, ये नहीं पूछेगा। अब समझिएगा लगे हाथ हम कंक्रीट का भी देख लें, कंक्रीट का यंग मापांक क्या देखना है हमको, कंक्रीट का यंग मापांक। तो कंक्रीट का यंग मापांक कांस्टेंट है क्या, हर जगह क्या होता जा रहा है, बदल रहा है ना। तो कितना होता है कंक्रीट का यंग मापांक, ये हो जाएगा आपका ES। कंक्रीट का यंग मापांक को लिखते हैं हम लोग EC हो जाएगा आपका 5000√FC²। अब देखिए FC के चेंज होने से क्या हो जाएगा, ये चेंज होगा, ठीक है। तो कंक्रीट का यंग मापांक कितना होता है 5000√FC²। FC क्या है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। ये किसके लिए है, ये लिमिट स्टेट मेथड में। वर्किंग स्टेट मेथड में कितना होता है 5700√FC²। किस में होता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, समझ रहे हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। अब देखिए क्वेश्चन कितने ज़्यादा बन रहे हैं, देख रहे हैं, एक एक आपका टॉपिक क्वेश्चन बनेगा। हम आपसे पूछेंगे स्टील का यंग मापांक कितना होता है, तो आप कहेंगे 2 × 10⁵। लिमिट स्टेट मेथड में वो लिमिट स्टेट का देगा ये, वो कहेगा कि कंक्रीट का यंग मापांक कितना होता है, कंक्रीट का यंग मापांक होता है 5000√FC²। स्टील का यंग मापांक कितना होता है 2 × 10⁵, ठीक है। वो कहेगा कि स्टील का प्रतिबल विकृति आरेख के मध्य जो ढाल का लाइन मिलता है वो क्या होता है, वो होता है आपका यंग मापांक। क्या स्टील का यंग मापांक कभी बदलता है, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है ना, स्टील का यंग मापांक कभी नहीं बदलता है। तो इतना नोट करिए तब तक, ठीक है।